अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 का नेम है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन बताने लगी हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, उसी डेफिनेशन को आज सबसे पहले रिवाइज कर रहे हैं। एन इक्वेशन which contains the square of unknown variable quantity but no higher power is called the quadratic equation। ऐसी इक्वेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होती है। ऐसा एक्सप्रेशन, कोई भी हम एक्सप्रेशन लिखें आप अपने पास, अगर एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन आ जाए और इक्वल के राइट साइड पे भी हम कुछ लिख दें कोई भी वैल्यू, तो वो आपके पास एक इक्वेशन होती है। तो सिंपली अब इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब आपके पास होता है 2, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 2 हो, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कोई एक्स अननोन होता है आपके पास, उसका अगर आप स्क्वायर ले रहे हैं तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। हाईएस्ट जो है ना उसके पास पावर स्क्वायर होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यही वो डेफिनेशन में आपको कह रहे हैं। इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये सेकंड डिग्री होती है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसको सेकंड डिग्री कह सकते हैं, तो उससे उसका नाम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी हो सकता है। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल x in term of x of the form ax square plus bx plus c is equals to 0 जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर उसने ये कहा है कि जो स्क्वायर वाली वैल्यू होगी जिसमें पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके साथ वाली टर्म कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 हो जाती है आपके पास तो 0 इंटू कुछ भी आप लोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये तो एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और सेकंड पावर वाली कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। फिर हम कह नहीं सकते कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसलिए ये वाली बात साथ मेंशन करनी ज़रूरी है कि ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंडली साथ उसने ये बता दिया कि जो ए बी सी हैं वो रियल नंबर्स होंगे, यानी इन नंबर्स को उसने ए बी सी को कहा है कोई भी इमेजिनेशन में आप अपनी मर्जी का नंबर ले सकते हो रियल नंबर में से भी। इज़ द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन। इस फॉर्म को जनरल फॉर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही फॉर्म बनानी है क्वेश्चंस की, उन्होंने हमें यही कहा है कि जनरल फॉर्म लेके आए। हेयर ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ ए जो है वो उसका कोफिशिएंट है और बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है और लास्ट पे जो अकेली टर्म है वो कॉन्स्टेंट टर्म है। साथ उसने एग्जाम्पल दी हैं, वो एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा और ये वाले पॉइंट्स को भी याद रख लीजिएगा। अगर वो आपको कहता है कि आपके पास ये वाला ए 0 हो जाता है, तो अगर ए इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, पीछे सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी और इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या रह गई, एक्स की डिग्री यानी एक्स की पावर 1 रह गई, सबसे बड़ी पावर 1 रह गई, तो हम कहेंगे ये लीनियर बन गई। तो अगर वो यहाँ पर उसने रिमेंबर दैट में लिखा है कि अगर आप पावर जो है वो पहली वैल्यू 0 ले लेते हो तो वो एक्स स्क्वायर को ख़त्म कर देती है और उसमें सिर्फ जो बाकी इक्वेशन रह जाती है वो लीनियर रह जाती है, ठीक है। तो उस और साथ अगर हमने ए साइड पे हमने ए को 0 लिया, अगर हम कहते हैं हमने बी को 0 लेना है, अगर हम बी को 0 ले लेते हैं तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0 तो दरमियान वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस सी रह गया। तो जिसमें सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म हो, ये देखें ना, ये स्क्वायर था, ये सिंपल एक्स था और नीचे कांस्टेंट टर्म थी। अगर उसने साथ में ही कहा है कि आपके पास 0 ले लें बी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट इज़ कॉल्ड द प्योर क्वाड्रेटिक। यानी प्योर क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें बी 0 होता है, और अगर ए 0 ले लें तो वो लीनियर बन जाती है, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहती। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है, इसकी जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। ये वाली पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता होता है एमसीक्यूज़ में, ये याद रखना है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन याद रखनी है। अब बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अपनी एक्सरसाइज को ओपन करें और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो ये 1 क्वेश्चन हमने आज पूरा करना है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाएं। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, इसके बाद डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी है। आप क्वेश्चन देखें, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताइए कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री सेकंड हो और इक्वेशन आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0। तो ऐसी अगर इक्वेशन हो और उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो तो हम कहते हैं कि वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इसके बाद बेटा हमने आपके पास जो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आए हैं, वो आपको इसमें यही कह रहा है कि मुझे इसमें जो है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बना के दो।
तो हमारे पास तो ये सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, इसमें कोई हाईएस्ट पार्ट 2 नहीं नज़र आ रही, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा ओपन करके इसको वैसी शक्ल देंगे। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया आपके पास। अब दूसरी वैल्यूज़ को दोनों से करें, +7 को x से किया तो +7x आ गया, +7 को -3 से किया तो प्लस माइनस माइनस और 7 3 21 आ गया, तो -21 आ गया। दूसरी तरफ एज इट इज़ जो है वो -7 रहा आपके पास। अब ये थोड़ी सी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप बन रही है। अब हम इसको प्लस माइनस जो हो रहे हैं उनको प्लस माइनस कर लेते हैं। 3x और 4 7x, ये प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 अगर आप माइनस करो तो आपके पास 4 रिमेनिंग बच जाते हैं, तो +4, बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो +4 है, इसका मतलब हम इसके साथ +4 लगा देंगे। अब बेटा दूसरी तरफ जो -7 है वो -7 एज इट इज़ रहा आपके पास इस साइड पे, और उसको इधर ले आया और = 0 हो गया। अब बेटा अगर देखें कि अभी भी ये सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी सिंप्लीफाई का मतलब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप दे रहे हैं। कैसे? अगर आप x² + 4x एज इट इज़ रहने दो, प्लस माइनस -21 में से 7 को माइनस करो तो आपके पास जो रिमेनिंग बचता है वो क्या बचता है, -14 = 0। तो ये अब देखें इसमें सिर्फ एक x² है, यानी एक x² वाली वैल्यू है, एक x वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो इससे ये शो हो गया कि ये बिल्कुल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। आगे इसको हमने सॉल्व नहीं करना, हमने इसका आंसर नहीं निकालना, सोल्यूशन नहीं निकालना। हाँ, आगे वाले क्वेश्चन में क्या कहेंगे वो कि इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेके आएँ और उनको आगे सॉल्व भी करें। लेकिन पहले इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में हम यही करना सीखेंगे कि इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ साथ ही नोट करना है, कुछ पार्ट्स मैं करवा दूंगी, कुछ पार्ट्स जो है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट बेटा देखिए इसका, सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल वो ऐसे ही कह रहे हैं कि x² + 4/3 - x/7 = 1। अब इसमें थोड़ा और डिफरेंट लग रहा है क्योंकि इसमें तो डिवीज़न भी आ गया आपके पास वैल्यूज़ में। तो काम बिल्कुल वैसा ही है कि आप क्या करोगे, पहले हम इसकी डिवीज़न को ख़त्म कर देते हैं ताकि आपके पास जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जा सकें। तो नीचे वाले दोनों का, ये 3 और 7 ख़त्म करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आपको पता है डिवाइड में वैल्यूज़ हों तो हम एलसीएम लेते हैं। हमने 3 और 7 का साइड पे एक साथ एलसीएम लिया, तो 3 और 7 आपको पता है एक कॉमन टेबल में नहीं आते, तो ये इनका क्या होगा, 3 1 = 3, 7 1 = 7 और 3 7 = 21। तो आपके पास जो एलसीएम आ गया है वो आ गया है 21। अब अगर मैं इस एलसीएम को इन दोनों वैल्यूज़ यानी दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगी तो नीचे वाला 3 भी ख़त्म हो जाएगा और 7 भी। एलसीएम लेने का मकसद ये होता है कि जो नीचे वाली जो वैल्यूज़ इनको मुझे ख़त्म करना है, मैंने सिंपल करना है, उसके लिए फिर हम एलसीएम लेते होते हैं और पूरी इक्वेशन को उस वर्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारी मजबूरी है कि जो हम एक साइड पर कर रहे हैं वो हमें 1 के साथ भी करना पड़ेगा तो इसलिए ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो अब क्या किया, हर एक वर्ड को उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक टर्म को, हर एक वैल्यू को। इक्वल की साइड पे भी 21 लिख दिया एज इट इज़। अब आपके पास बेटा इसको कटिंग करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखें कि क्या बचता है। अगर आप देखो कि अभी ये 3 के टेबल पे सिंपल कट हो रहा है, 3 1 = 3 और 3 7 = 21। देखें नीचे वाला जो 3 था वो ख़त्म हो गया, नहीं वो 1 बन गया। वो 1 की फिर आपको पता है लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। तो यही मकसद था कि एलसीएम से हम उसको मल्टीप्लाई करो, जो बाकी बच गया। देखिए 7 × x² + 4, अब वो जो बाकी बच गया उसको साथ ही हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। 7 को पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया x² से और इसी तरह से 4 से भी। इस तरह से भी सेकंड टर्म में भी हमने उसकी कटिंग कर ली। 7 1 = 7, 7 3 = 21, बाकी ये 3 पीछे बचा। अब 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x के साथ, तो 3x = 3x = 21। 1 ज़र क्या होगा, 21 ही आ जाएगा। अब बेटा देखिए ये अब थोड़ा सा जो है अपनी उस फॉर्म में, उस शेप में आ गया है जिस शेप में हमने कहा था कि ये जनरल फॉर्म है उसकी। तो अब
जो कांस्टेंट टर्म जो वहाँ इक्वल, क्योंकि जो आपको जनरल टर्म होती है, जनरल इक्वेशन है, उसके इज इक्वल टू के बाद ज़ीरो है, यानी हमने इक्वल टू के बाद ज़ीरो लाना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। इसलिए क्या किया, थोड़ा सा पहले 7x² को लिख लिया, फिर x वाली को लिख लिया, फिर कांस्टेंट को लिख लिया, और फिर जो इक्वल के उस साइड पे वैल्यू थी उसको भी इधर ले आए, और इज इक्वल टू में क्या रह गया, ज़ीरो। यानी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से बनानी होती है। -3x का कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। +28 और -21 दोनों कांस्टेंट टर्म है, कोई वेरिएबल नहीं, जब इनको प्लस माइनस कर लिया तो 7 बच गया। अब बेटा ये देखें, ये इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है बिल्कुल। इसी तरह से अगर आप बाकी पार्ट्स भी करो तो आप देखोगे कि उनकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऐसे ही होंगी। ठीक है, एक पार्ट मैं आपको और करवा देती हूँ। जी बेटा, पार्ट नंबर 6 देख रहे हैं, इसका आपने बिल्कुल वही काम करना है जो इससे पीछे वाला पार्ट है, उसमें प्योर क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, यानी उसमें x² बचेगा और सिंपल कांस्टेंट टर्म बचेगी, तो ये बात का ख्याल रखना है आपने। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा, इसमें भी देखें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और ये जो है डिवीजन में वैल्यू जो आ गई उसका हम एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने कहा ना नीचे वाली वैल्यू को ख़त्म करना है, तो फिर अब क्या करें। अब नीचे तो कोई ये एक्सप्रेशन आ गया, जो नीचे वाली सारी वैल्यूज़ हैं वो सारा एलसीएम देखें लिखती है, यानी जब नीचे कोई नंबर हो तो तब तो नंबर एलसीएम होता है, लेकिन जब कोई एक्सप्रेशन हो तो वो सारी वैल्यूज़ अलग अलग एलसीएम में आती हैं, यानी x+2, x+3 और 12। अब इन तीनों पूरे एलसीएम को हर तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 12 और x+2 x+3 को पहली वैल्यू के साथ किया, प्लस डाला, दूसरी वैल्यू क्वेश्चन में जो है दूसरे टर्म जो है उसके साथ लिख लिया। देखें x+2 के साथ ओवर x+3 के साथ पूरे का पूरा एलसीएम आ गया। इस इक्वल टू में भी हमें वही करना पड़ेगा, 25/12 के साथ भी इस पूरे एलसीएम जिसको हम कह रहे हैं उसको लिख दिया कि 12 भी था उसमें, x+2 भी था उसमें, और उसमें x+3 भी था। अब वही काम के डिवाइड वाली वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, इसको कटिंग कर लेते हैं। ऊपर नीचे आपको पता है न्यूमिनेटर की वैल्यू हो, एक डिनोमिनेटर हो, वो कट हो जाता है। x+2 x+2 से कट गया। अब जो पीछे बच गया उसको लिख लेते हैं, 12 बचा था, x+3 और x+1 बच गया। तो आप चाहो तो आप इसको लिख लो पहले स्टेप में x+3 x+1 को, और अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर लो। x+3 x+1 को मल्टीप्लाई करें, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ किया, पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ किया, फिर दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ किया, और दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ किया। मल्टीप्लाई वाला वही रूल जो मैंने पीछे वाले पार्ट में भी आपको करवाया, दोनों पार्ट्स में ब्रैकेट, यानी साथ साथ हम सॉल्व भी करते जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या कट हो रहा है, इसमें x+3 x+3 से कट गया, पीछे क्या बचा, +12। अब x+2 और x+2 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, अब इनको भी यहाँ लिख लें या नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई कर लें, या अभी साथ ही मल्टीप्लाई कर लें कि x जो है वो x से होगा तो x² आ जाएगा, x फिर 2 से हुआ तो +2x आ गया, +2 दूसरी को दोनों से करें, दूसरी को फर्स्ट वन टर्म से किया तो 2x आ गया, दूसरी को दूसरी टर्म से किया तो +4 आ गया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू। अब आपके पास इक्वल टू के बाद वाली टर्म आ गई है, उसमें 12 से कट जाएगा, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो 25 एज इट इज़ रह गया आपके पास। और बेटा आप x+2 और x+3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर x+3 और x+2 मल्टीप्लाई हो गए, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से किया तो x² आ गया, x और x जो है पावर मल्टीप्लाई वैल्यू मल्टीप्लाई और इनकी पावर ऐड हो जाती होती है, और फर्स्ट को सेकंड से किया तो 3x आ गया, +2 को x से किया तो +2x, साइंस को भी मल्टीप्लाई करना है साथ में, और 2 3 6 +6 और ब्रैकेट क्लोज। अब हमने एक स्टेप में तो सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई किया, अभी दोबारा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उससे पहले ये जो अंदर वाली प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ है ना, कुछ प्लस माइनस हो रहा है ब्रैकेट्स के अंदर, तो हम वो प्लस माइनस कर लेते हैं। देखिए x² के साथ तो कोई वैल्यू नहीं थी, तो वो तो इसके साथ प्लस नहीं हुआ, ये x है और ये 3x है, दोनों प्लस के हैं, तो +4x हो गया, और +3 जो है वो एज इट इज़ रह गया। आगे जो है +12। अब देखें इस ब्रैकेट के अंदर क्या हाल हो रहा है, x² तो एक ही वैल्यू वो रह गई, 2x और 2x, यानी जो सेम वैल्यूज़ होती हैं वो ऐड होनी चाहिए, जिनका वेरिएबल सेम हो वो ऐड हो सकती हैं, और +4 भी अकेला था तो वो अकेला रह गया। इज़ इक्वल टू में 25 एज इट इज़ लिखा रहने दिया हमने। अब फिर इसमें x² जैसी कोई और वैल्यू नहीं है। हाँ, ऐसे हो सकता था 3x² होता, 5x² होता, तो 3 और 5 मैटर नहीं करते, x² मैटर करते हैं।
इसी तरह ही एक्स में और इसी तरह ही कांस्टेंट में 3 और 2 क्या हो गया 5, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस 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 5x और प्लस 6 एज इट इज़। हमने और सिंप्लीफाई कर लिया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन रह गया, हम 12 को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 12 जो है वो कटिंग नहीं में आया, कटिंग नहीं हुआ। 12x² आर 12x², 12 4s आर 48x, 12 3s आर 36। पहली को तीनों से कर लिया, साइन को साइन से करेंगे तो प्लस 12 को सबसे करेंगे। प्लस 12 को x से किया तो x² से किया तो x², प्लस 12 को 4x से किया तो प्लस 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 12 4s आर 48x, प्लस 4 को 4 से किया तो प्लस 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 और 12 4s आर 48 इज़ इक्वल्स टू। अब 25 जो है उसको अंदर सारी वैल्यूज़ के साथ कर लेते हैं। 25x² आर 25x², 25 को प्लस 5x से करेंगे तो 25 5s आर 125 और ये साथ में आ गया x। अब हम लास्ट वाली टर्म जो रह गई है कि 25 और प्लस 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 है, तो अब इस जो आपके पास 25 वैल्यू रह गई है इसको प्लस 6 से कर लेते हैं। प्लस 6 से करेंगे तो 150 आ गया आपके पास। अब बेटा ये हमने जितनी हमने कटिंग वगैरह हो सकती थी, मल्टीप्लिकेशन हो सकती थी कर ली। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि सारी वैल्यूज़ को उठा के एक तरफ ले आएँ और इक्वल के उधर ज़ीरो होना चाहिए। अब देख लेते हैं, पहले इस साइड पर उस साइड पर कुछ आपस में प्लस हो रहे हैं तो कर लेते हैं, वरना एक तरफ सारों को लेके आके भी कर सकते हैं। हमने x² वालों को x² के साथ कर लिया, x वालों को x वालों के साथ प्लस कर लिया, या प्लस प्लस जो भी हो रहे थे, प्लस प्लस हो रहे थे, प्लस माइनस हो रहे थे। 36 प्लस 36 और प्लस 48, प्लस 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 48 में आपने 36 ऐड किए तो ये आ गया 4 और कैरी के 8, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 84 ऐड करके आ गया। इज़ इक्वल टू में भी जो है वो कुछ भी नहीं है, वो उसमें 3 अलग अलग ही वैल्यूज़ हैं, आपस में कोई प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो उसको एज इट इज़ ही आप लोग लिखोगे। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इसको एक तरफ ले आएँ, ठीक है। और आप देखिए सबसे बड़ा जो होता है वो x² होता है, इसलिए जिस तरफ प्लस x² है ना उसको कोशिश करें कि जो है प्लस x² वाली साइड पे लेकर चले जाएं। तो हमने क्या किया, पहले वो वाली साइड लिखी प्लस 25x² और 24 को उधर लेके गए, समझे, उधर वाली साइड लिख रहे हैं। -24 क्योंकि छोटा था उसको वहाँ ले गए ताकि साइन पॉजिटिव करें। फिर लिखा हुआ था 125 और फिर 96 को उधर लेकर गए हैं तो वो प्लस 96 क्या हो गया, -96 हो गया। बस हमने थोड़ी लिखने की जगह उसकी चेंज की है, वरना तरतीब वही है। प्लस 150 रह गया था और तीसरी वाली उस साइड पे क्या थी, 84 को उस तरफ लेके, यानी हम इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे उठा के ले गए हैं। तो हमने लिखने में बस इधर कर दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0 रह गया। 0 वाली बात भी पूरी हो गई, समझे, स्टैंडर्ड फॉर्म आने लगी। अब कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो उसको प्लस माइनस कर लें। 25 में से 24 माइनस करें तो 1x² रह गया, 1 डालें ना डालें आपकी अपनी चॉइस है। 125x और -96x, इसलिए इनको x वाली टर्म्स को और कांस्टेंट टर्म्स को एक दूसरे के साथ लिख लिए। अब 125x में से प्लस 25, 125 में से -96 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 29x। इस तरह से प्लस 150 में से -84 करें तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचता है, प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है, और बाकी आप माइनस करके लिखें तो आपके पास आंसर आता है 66 इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये देखें आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नीचे आपने लिख देना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बेटा इस आपके पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, बाकी पार्ट्स आपने खुद होमवर्क में कर लेने। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।